नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, देखिएगा हम बात करेंगे आज की क्लास में सीसेट पेपर के बारे में। सीसेट पेपर में कितने क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं और कितने अटेम्प्ट करने हैं और कितने में आप क्लियर कर पाओगे, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने जो है यानी कि जीएस पेपर के बारे में हमने चर्चा कर चुके थे और आज की क्लास में हम सीसेट पेपर के ऊपर बात करेंगे कि सर सीसेट पेपर में काफी सारे विद्यार्थियों के सवाल आ रहे थे कि सर सीसेट पेपर में कितने क्वेश्चन अटेंड करना जरूरी है और कितने क्वेश्चन कहां से रहने वाले हैं और सर्वाधिक अब 2 दिन का समय हमारे पास में बचा हुआ है मात्र, तो इस 2 दिन के समय में हम क्या कर सकते हैं जिसके तहत हमारी तैयारी अच्छे से हो सके और हम सीसेट क्वालिफाई करें। तो आराम से आप टेंशन मत लीजिए, सीसेट पेपर आप 2 दिन में भी क्वालिफाई कर सकते हैं। जो जो टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं उन टॉपिकों को एक बार आप डिस्कस कर ले और उसी के साथ में आप उन पर चर्चा कर ले और थोड़ा सा उनका आप अध्ययन कर ले, स्टडी कर ले, उसको दोहरा ले एक बार, ठीक है। इतना सा काम आप लोगों को करना है और सारी रणनीति मैं आप लोगों को बताऊंगा वैसे। और एग्जाम के दिन यानी कि 9 तारीख के दिन हम लाइव आपसे मुलाकात करेंगे। एक दिन आपका मिस हो गया है, उसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर चला गया था। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे सीटेट पेपर के बारे में। तो देखिएगा सीसेट पेपर के बारे में अगर अपन बात करें बेटा, तो सीसेट पेपर के अंदर जो है किस प्रकार से कहां से सवाल आते हैं उनके ऊपर चर्चा करना बहुत जरूरी है। देखिएगा सबसे पहले आप लोगों को जो है 5 से लेकर यानी कि आपको सवाल मिलेंगे वहां पर गद्यांश वाले। कुछ सवाल सीसेट पेपर के अंदर गद्यांश वाले आते हैं और गद्यांश वाले जो सवाल आते हैं बेटा वो बहुत आसान होते हैं, ठीक है। अब गद्यांश के अंदर सवाल 2 प्रकार के आते हैं वहां पर, एक आता है परिचित गद्यांश में से और एक आता है अपरिचित, ठीक है। एक होता है परिचित, परिचित का मतलब होता है कि आप उस चीजों को पढ़ रखे हो, और एक होता है अपरिचित यानी कि जिन चीजों को आप पढ़ नहीं रखे हो, क्या नहीं कर रखे हो, स्टडी नहीं कर रखे हैं। अब इसके अंदर देखो मैं आपको कुछ चीजें लिखवाऊंगा, कुछ सब्जेक्ट लिखवाऊंगा जिसमें से परिचित के अंदर से जो सवाल पूछे जाते हैं। सीसेट के अंदर जो पैसेज आता है, जो गद्यांश आता है वो सीसेट पेपर के अंदर पूछा जाता है, तो उनमें से कौन कौन से सब्जेक्टों से पैसेज बनता है ये देख लेते हैं एक बार। तो देखिएगा जिस प्रकार से हम बात करें यानी कि यहां से पहला आपका जिस प्रकार से मैंने बताया कि भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो है इतिहास में से भी कई बार सवाल बन जाते हैं, वैसे इतिहास में से पूछते नहीं हैं लेकिन कभी कभार पूछ लिया जाता है। इसके बाद में आपका राजनीतिक विज्ञान हो गया, यहां से सवाल बन सकता है, ध्यान रखिएगा। राजनीतिक विज्ञान से भी कई बार पैसेज पूछा जाता है। इसके बाद में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी सवाल पूछे जाते हैं, विज्ञान व प्रौद्योगिकों के बारे में, यानी कि यहां से भी सवाल कई बार पुट होते हैं। इसके बाद में से एक मेन सब्जेक्ट आता है बेटा पर जिसको बोलते हैं सोशल साइंस यानी कि उसको बोलते हैं हम लोग सामाजिक विज्ञान। और तीसरी बात है कि यहां पर आपको कई बार ऐसे पैसेज देखने को मिले हैं जो कि एनसीईआरटी बुक से सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी बुक से अभी 2013 के बाद में एनसीईआरटी बुक से अभी तक पैसेज नहीं उठाया गया है। इसका कारण बताया जाता है क्यों नहीं उठाया गया, क्योंकि जो इसके अंदर जो पैसेज जो पूछा जाता है आप लोगों को वो बहुत टफ लेवल का होता है, उसकी शब्दावली बहुत कठिन होती है और इस कारण से एनसीईआरटी से अब नहीं पूछा जाता। एनसीईआरटी की शब्दावली बहुत क्या होती है, इजी होती है, इसलिए नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला तो आपको 5 से लेकर 7 क्वेश्चन के बीच में जो है यहां से सवाल मिल जाने वाले हैं। आप एग्जैक्ट लिख लेना, मैं जो बातें बता रहा हूं आपको 5 से 7 क्वेश्चन आपको यहां से मिल सकते हैं, ठीक है। और इन गद्यांशों में से मिलेगा, हो सकता है आपका भूगोल से, अर्थशास्त्र से, एग्रीकल्चर से, इतिहास से या फिर राजनीतिक विज्ञान से, इनसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा हो तो उनमें से आपको परिचित गद्यांश मिल जाए। और अपरिचित गद्यांश भी आपको इन्हीं टॉपिकों के अंदर मिलता है जो कि इंटरनेशनल रिलेशन होता है, विश्व के बारे में पूछ लेता है, कभी कभी भारत के बारे में पूछ लेता है, कभी कोई नए डाटा आया है तो उसके बारे में पूछ लेता है। तो यह अपरिचित गद्यांश के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेकिन उम्मीद है और यहां से एवरेज लगाया जाता है कि लगभग 3 सवाल आपको जो है परिचित गद्यांश में से मिलते हैं और लगभग आपको 2 या 3 सवाल ऐसे होते हैं जो अपरिचित गद्यांश से मिलते हैं। तो आप आराम से गद्यांश वाले पेपर को सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, ठीक है। चलिएगा इसके बाद में अपन आगे देखते हैं कि अब आगे आपको पढ़ना क्या है। चलिएगा आप लोगों को पता चल गया कि आपको गद्यांश वाले पार्ट में आपको क्या करना है, ठीक है। किस प्रकार से आपको कौन सी चीजें पढ़नी है वो तो मैंने आपको बता दिया है, इस पर आपको ज्यादा काम करने की जरूरत है नहीं।
अब आप काम किस पर करेंगे? काम आपको करना है मैथ पर। सबसे पहले बात करूंगा मैं मैथ की। देखिएगा मैथ की अगर अपन बात करते हैं बेटा, तो मैथमेटिक्स के अंदर जो है आपको सवाल जहां से पुट अप होने वाले हैं वो आप लोग टॉपिक लिखते चलिएगा। मैं आपको 6 से 7 टॉपिक मैथ के अंदर लिखवाऊंगा और 6 टॉपिक आपको रीजनिंग के अंदर लिखवाऊंगा। इसके अंदर आपका सीसेट पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। लास्ट में मैं आपको बता के जाऊंगा कितने सवाल आपको अटेंड करने हैं, ठीक है। चलिएगा, तो देखिएगा पहला आपका जो क्वेश्चन पेपर में यानी कि जो सर्वाधिक सवाल पूछे जाते हैं वो बेटा कहां से पूछे जाते हैं? वो आपके नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं, यानी कि उसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं बेटा? उसको संख्या पद्धति हिंदी के अंदर बोलते हैं और संख्या पद्धति से सवाल पूछे जाते हैं, जिसके अंदर जिस प्रकार से सवाल कैसे बनते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और इसके बाद में 9 हो गया, यानी कि इसके बाद में यहां पर डेढ़ स्पेस लगा दिया जाता है। उसके बाद में पूछा जाता है निम्न में से कौन सा आएगा इसके अंदर आगे, ठीक है। तो सीरीज वाइज से आपको जमाना होता है, आरोही अवरोही क्रम इसमें पूछ लेता है। जिसे भी प्रकार से पूछा जाएगा उस प्रकार से आपको तैयारी कर लेनी है, कैसे भी नंबरिंग सिस्टम यानी कि इससे सवाल बनते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको सीसेट पेपर पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैं आपको ज्यादा एवरेज नहीं बताता, नहीं तो मैं यहां पर आपको पूरा पेपर बता देता किस प्रकार से आपको सोल्व करना है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको अभी सीसेट पेपर नहीं पढ़ाया है। वैसे आप लोगों को ज्यादा समय नहीं हुआ है, 1 साल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारा बैच भी 1 साल से प्रारंभ हुआ है, तो इसी वजह से आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी एवरेज आप एक बात मान के चलिएगा, आप नेगेटिव मत लीजिएगा, इसको पॉजिटिव सोच से आप सोचिएगा, आप लोगों का सीसेट पेपर क्वालिफाई होगा। 100% सीसेट पेपर आप लोग क्वालिफाई करेंगे। आप जीएस की तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन सीसेट पेपर आप 100% क्वालिफाई कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि मैं आपको 3-4 टिप्स ऐसे देके जाऊंगा जिसके अंदर आप आराम से इसको क्वालिफाई कर सकते हो। चलिएगा, पहला हो गया आपका संख्या पद्धति, दूसरा हो गया अनुपात व समानुपात। दूसरा टॉपिक है यहां पर बेटा अनुपात तथा समानुपात से भी सवाल बनते हैं। क्या बनते हैं? अनुपात तथा समानुपात से भी सवाल पूछे जाते हैं, जो लगभग आपको 4 सवाल यहां से मिल जाएंगे। लगभग 6 से 7 सवाल का एवरेज संख्या पद्धति से बताया जाता है कि यहां से नंबरिंग से 6 से 7 सवाल आने वाले, ठीक है। यहां से 3-4 सवाल आपको मिल जाएंगे, एवरेजन 4 सवाल मान के चलिएगा, लेकिन 3 तो कंफर्म मान के चलिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद में तीसरा टॉपिक आपका है जिसके अंदर आपको देखिएगा मैं बताता हूं प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज आपको पढ़ना है। वेन आरेख आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। वेन आरेख है, परसेंटेज है, बिल्कुल सरल टॉपिक है ये, है ना। इसके बाद में एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बेटा समय और कार्य, यानी कि ये साइंस का होता है। वैसे टॉपिक किसका होता है? विज्ञान के अंदर ये टॉपिक आता है, लेकिन ये मैथ के अंदर भी कभी कभी समय और कार्य यानी कि वर्क ऑफ टाइम के बारे में पूछ लिया जाता है कभी कभार, तो वर्क टाइम के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। यानी कि जिस प्रकार से इसमें सवाल पुटअप होते हैं कि एक टंकी 20 लीटर की है, उसमें अगर मान लीजिए इतनी पर मिनट के हिसाब से इतना पानी गिरता है, तो नीचे रखी हुई टंकी कितने समय में भर जाएगी। इस प्रकार के सवाल जो है साधारण पुटअप होते हैं, ज्यादा मुश्किल सवाल यहां से आते नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम और जो वर्क है उस पर भी आप ध्यान दे लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद में बेटा चौथा टॉपिक आपका है जिसके अंदर आप लोगों को पढ़ना है औसत, यानी कि एवरेज, ठीक है। औसत को आप लोगों को पढ़ना ही है, और औसत तो बहुत सरल टॉपिक है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। औसत से भी बहुत सवाल पुटअप होते हैं। औसत का मतलब यह होता है जिस प्रकार से आपसे सवाल पूछेगा कि एक क्लास में 20 बच्चे पढ़ते हैं, 20 में से 30 बच्चों के यानी कि 20 में से 3 बच्चों के मैथ में सबसे अच्छे अंक आए, जिनके अंक क्रमशः 60 है, 70 है, 80 है, तो बताइएगा अन्य बच्चों के कितने अंक प्राप्त हुए हैं। जैसे आपको पूरा पूर्णांक दे दिया, जैसे 1200 का पूर्णांक है तो 1200 नंबरों में से कितने बच्चों के नंबर, किन किन बच्चों के कितने नंबर आए हैं। तो इस प्रकार के सवाल आपके औसत के एवरेज के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे ही आप यहां से संख्या पद्धति अनुपात पढ़ेंगे, इसके बाद में जैसे ही आप यहां पर प्रतिशत पढ़ेंगे, प्रतिशत के जस्ट बाद में आप औसत पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। औसत और प्रतिशत मिलते हुए टॉपिक है, ये समझ लीजिएगा। जैसे आप प्रतिशत पढ़ेंगे उसके बाद में आप औसत आराम से कवर कर पाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पर, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा पांचवा टॉपिक है आपका जिसके अंदर आप लोगों को पढ़ना है बेटा संभवतः ज्यामितीय क्षेत्र, यानी कि ज्यामिति गणित तो आप जानते होंगे, ज्यामिति गणित पढ़नी है। ज्यामिति के बाद में आपको क्षेत्रमति, ज्यामिति और क्षेत्रमति, ज्यामिति और क्षेत्रमति 2 टॉपिक है बेटा। इनसे भी आपको लगभग 4 सवाल के लगभग एवरेजन बताया जाता है कि 4 सवाल आपको यहां से मिल जाएंगे। इससे आपको लगभग 7 सवाल मिलने वाले हैं। यहां से आपको 7 सवाल मिल जाएंगे, 2 से 3 सवाल का एवरेज यहां से बताया जाता है, ठीक है।
इसके बाद में देखो, ये मैं अभी केवल मैं आपको कंफर्म नहीं बता रहा हूं, मैं आपको मोटा मोटा एवरेज बता रहा हूं। जैसे आपका सीसेट का पेपर आएगा, उसके बाद में आप पेपर को सोल्व करना, उसके बाद में इस रणनीति को इसको देखना कि वाकई में सर ने क्या बताया था। ठीक है, जो मैंने बताया है उसको एक बार आप लोग जरूर देखना, जरूर ट्राई करना, उसके बाद में ही आप विश्वास करना, उससे पहले विश्वास मत करना चाहिए। लेकिन एक बार मेरे कहने से इतना सा कर लेना कि इन टॉपिकों को एक बार आप दोबारा पढ़ जाना। ठीक है, चलिएगा। इसके बाद में आपका लास्ट टॉपिक है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जिसके अंदर देखिएगा प्रीलिम्स जो कंपोनेंट जो सवाल आते हैं, प्रीलिम्स कंपोनेंट के नाम से उनको जाना जाता है, यानी कि पीसी के नाम से अगर आप जानेंगे तो ये भी आपने पढ़ लिया होगा। इससे एवरेजन 7 सवाल 5 सवाल इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर ये टॉपिक आपने पढ़ा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक थोड़ा सा टफ पड़ता है, अगर आप चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हैं और नहीं चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद में आपका 7वां यानी कि अंतिम टॉपिक है जिसके अंदर मैंने बताया आपको आंकड़ा निर्वाचन। 7वां टॉपिक आपको बेटा पढ़ना है आंकड़ा निर्वाचन। आंकड़े निर्वाचन से सवाल 100% बनते हैं, 4 से 3 सवाल के बीच में यहां से सवाल बनने वाले हैं। तो ये सवाल का आप लोगों के लिए ये सवाल की कैटेगरीज रह गई है। तो इसी प्रकार से आपके एग्जाम में सवाल यहां से पुटअप होते हैं जिसके अंदर संख्या पद्धति, अनुपात, समानुपात हो गया, प्रतिशत हो गया, वेन आरेख हो गया, समय और कार्य हो गया। इसके साथ में आपकी साइंस यानी कि विज्ञान से भी, यानी कि विज्ञान में देखिएगा आपका जो समय और कार्य है यहां से सवाल पुटअप होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका औसत हो गया, ज्यामिति, क्षेत्रमिति हो गया। इससे बाद में आपका जो प्रीलिम्स कंपोनेंट वाले जो सवाल है वो भी यहां से पूछे जाते हैं। इसके बाद में आंकड़ा निर्वाचन हो गया आपका। ठीक है, तो ये टॉपिकों का विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अब बात करेंगे हम रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के ऊपर एक बार चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सरसरा निगाह से अपन देख लेते हैं। उसके बाद में लास्ट में हम बात करेंगे कि कितने सवाल आपको अटेंड करने हैं और कहां से कितने अटेंड कर पाओगे आप लोग। ठीक है, इसके बाद में आप लोग रीजनिंग के बारे में देख लीजिएगा। तो रीजनिंग के बारे में देखो बेटा, रीजनिंग में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहला रीजनिंग के अंदर आपको दिशा प्रशिक्षण पढ़ना है। ये बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल है। दिशा प्रशिक्षण आपका एक तरीके से आधार मजबूत करेगा। 3 सवाल लगभग एवरेजन यहां से मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, इसके बाद में आपको कूट वचन पढ़ने हैं। क्या पढ़ने बेटा? कूट वचन पढ़ना है। कूट वचन 100% पढ़ के जाना है क्योंकि यहां से आपको 2-3 सवाल का एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको कूट वचन के बाद में आपको पढ़ना है रक्त संबंधित, यानी कि रिलेशनशिप। रक्त संबंधित जो सवाल आते हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे आप लोगों से, और ध्यान रखना रक्त संबंधित सवाल आप लोगों को गलत नहीं करके आना है। बहुत सिंपल है दोनों टॉपिक, एक तो दिशा प्रशिक्षण और एक रक्त यानी कि रक्त से संबंधित, यानी कि दोनों टॉपिकों के अगर मिला 7 सवाल होते हैं और 7 में से अगर आप 6 भी सही कर आते हैं, एक सवाल को अगर आप छोड़कर भी आ जाते हैं, मान लीजिए यहां से 5 सवाल भी आप कर लेते हैं, तब भी आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में देखो अगला टॉपिक है आपका जिसमें से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, वो आपका तर्क शक्ति। तर्क शक्ति से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तर्क शक्ति के अंदर से भी लगभग एवरेजन बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद में आपका 5वां टॉपिक है जिसके अंदर पहेलियां। बेटा ये पहेलियां और बुझू वाले जो सवाल होते हैं ना, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से लगभग 5-6 सवाल का एवरेज बताया जाता है। 5-6 सवाल अगर आप पहेलियां और आप दिशा प्रशिक्षण और रक्त संबंधित, यानी कि अगर इन 3 टॉपिकों को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप सीसेट पेपर क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक पाएगा आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि आपका रीजनिंग में से इतना हो जाएगा तो मुझे एवरेज है कि मैथ में से आप 10 से 15 सवाल आराम से कर दोगे, वो भी पहले अटेम्प्ट में आप 10 से 15 सवाल अटेम्प्ट कर दोगे। ठीक है, इसके बाद में देखो बेटा अगला टॉपिक है आपका जिसके अंदर आपको 6ठा टॉपिक है आपका जिसके अंदर आपको सीरीज पढ़नी है। सीरीज आती है ना, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। सीरीज ऑफ कोर्स के नाम से इसको जाना जाता है, इंग्लिश में आप लोग जानते होंगे, तो इसको सीरीज बोलते हैं। ठीक है, सीरीज का मतलब होता है बेटा नंबरिंग, यानी नंबरिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जिस प्रकार से इसमें श्रृंखला होती है इसके अंदर सीरीज चलती है। ठीक है, तो सीरीज वाइज भी आपसे सवाल पुटअप होते हैं, तो उनका भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। ये टॉपिक आपके मोटे मोटे ये टॉपिक हो गए जिनके अंदर आपसे सर्वाधिक सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपकी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि आपको कितने सवाल अटेम्प्ट करने चाहिए कि आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। देखिएगा कई सारे टीचर्स हैं और कई सारी कोचिंग संस्थान आपको जो है लगभग 25 सवाल बताती है एवरेजन, लेकिन मैं इस चीज को गलत मानता हूं क्योंकि आपको क्वालिफाई तो कर सकते हैं, 25 क्वेश्चनों में आप क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि आपको लगभग जो है 30 सवाल अटेंड करने चाहिए, और 30 सवाल के अंदर भी ऐसा हो जाता
जाता है कभी कभार, क्योंकि मान लो अगर गलती से आपका यहां पर जो जिस प्रकार से आपके एक दो सवाल गलत भी हो जाते हैं, तब भी आप लोगों को जो है खतरे से, यानी कि खतरे से बाहर रहते हैं। जब तक अगर आप 30 यानी कि 30 सवाल भी अगर आप अटेंड करके आते हैं राइट, ठीक है, तो भी आप खतरे से बाहर है। अगर मान लो आपने पूरे ही 25 क्वेश्चन अटेंड किए हैं तो आप खतरे में भी जा सकते हो, क्योंकि अगर आपका 2 सवाल 1 सवाल भी गलत हो गया तो आप समझ लो कि आप गए, लिस्ट से बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं 25 ना बताकर मैं 30 से 35 का बीच एवरेजन बताना चाहता हूं कि 30 से 35 के बीच में आपको क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए, ठीक है। ये मेरा मानना है। बाकी आप लोग कुछ भी माने, कोचिंग संस्थान वाले कुछ भी माने, लेकिन मेरा मानना और मेरा कहना मानो तो आप 30 से 35 सवालों के बीच में करना है। देखो, सबसे पहले पेपर कैसे हल करना है सीसेट वाले पेपर में, क्योंकि आप लोगों ने ज्यादा पढ़ा नहीं होगा, जो टॉपिक मैंने बताया है वो आपने पढ़ लिया। इसके बाद में आपको सबसे पहले पेपर देखना है, पेपर खोलेंगे, उसके बाद में आप देखो, पेपर के बाद में आपको सवालों का पता चलेगा कहां से कितने सवाल पूछे गए। उसके बाद में आपको कुछ सवाल ऐसे लगेंगे जिसको आपको पढ़े हुए होंगे और उसको आप आसानी से टिक कर सकते हो। वैसे आपको एग्जाम के अंदर में आप एक बात बता देता हूं, 5 सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जिनके अंदर कोई भी विद्यार्थी उसको अटेंड कर सकता है। यानी कि अगर वो 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास के बच्चे को भी अगर आप एग्जाम में बिठाओगे तो 5 क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं जिनको कोई भी विद्यार्थी अटेंड कर सकता है। समझ में आया? अब ये देखो, 5 क्वेश्चन यहां से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनको कोई भी अटेंड कर लेगा, बिल्कुल सरल होंगे, साधारण होंगे, इनको आप अटेंड कर लोगे। 5 क्वेश्चन आप यहां से एवरेजन मान के चलिएगा, यानी कि ये 30 क्वेश्चन से बाहर पूछ रहा हूं मैं, ये 30 क्वेश्चन के बाहर है, यानी कि ये आपका प्लस पॉइंट है, इसको मत गिनिएगा। ऐसे 5 सवाल ऐसे आएंगे जिनको सभी हल कर लेंगे, जो आप देखते ही हल कर देंगे। पहली नजर में जैसे ही आप पेपर उठाओगे, उसके बाद में पहली बार में आप उसको पढ़ोगे तो वैसे ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर ये है, ठीक है। तो उन सवालों को मत गिनिएगा, क्योंकि ये आपका प्लस पॉइंट है, ठीक है, इसको प्लस पॉइंट मान के चलिएगा। इसके बाद में आपको देखना है कि आपने जो पढ़ा है, आपके पढ़े हुए में से आपने रीड किया है, उनमें से कुछ सवाल यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें से आपको यहां पर ऐसा होता है कि जैसे 10 क्वेश्चन आपको पढ़े हुए हैं, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन नहीं आएंगे, बल्कि 7 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उनको छोड़ दो, उनको टच भी मत करना। आपको पढ़े हुए हैं उसके बाद में भी, क्योंकि ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, क्योंकि जो पढ़ा हुआ टॉपिक होता है उसमें से भी ठप सवाल होता है, उसका आंसर आप गलत दे बैठोगे। तो ऐसे प्रकार से अगर आपको लगे कि इस पर डाउट है कि ये सवाल नहीं हो पाएगा तो उसको छोड़ दो, उस पर अपना समय खराब ना करो। पहली बार आप अटेंड करो, लगभग आप मेरे एवरेज हिसाब से जो है मुझे लगता है, जहां तक आप लोग जो है, कहीं बच्चे तो जो है यानी कि 15 से लेकर 20 की श्रेणी में आते हैं। पहली बार में बच्चे एक बार पेपर को देखते हैं, उसके बाद में बच्चे कहीं पर बच्चे होते हैं जो कि 15 से 20 क्वेश्चन पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में अटेम्प्ट कर देते हैं। अगर मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप 15 से 20 के बीच में एवरेज बता रहा हूं मैं, यानी कि ये औसत है, मान लो कि इतने सवाल अटेम्प्ट कर देते हैं। अब आप क्या करना है, आपको क्या करना है, देखो आपको ये करना है कि जिस प्रकार से आपको ये जरूरी नहीं है कि आपका पहले पारी में आपको जो है पहली बार आप पेपर देखो तो उसमें 15 क्वेश्चन जरूरी है, सही हो, या 20 क्वेश्चन ही पूरे हो, है ना, ऐसा नहीं करना है। आपको एग्जैक्ट जिन चीजों पर पता हो वही आप पेपर सोल्व करें, चाहे से आप 12 ही क्वेश्चन क्यों ना कर ले। पहली बार में आप ये करो, इसके बाद में आपको पता चल जाएगा मेरे 12 क्वेश्चन हो गए, चलो 12 तो ये संतुष्टि हो गई। अब अपन को कितने करने हैं, अपन को 11 सवाल या 12 सवाल और करने हैं। अब 11 सवाल के अंदर अपने पास में अब ये समय हो गया, यानी कि 30 मिनट का समय था। अब 30 मिनट में आपने 12 सवाल कर दिए, पेपर को पढ़ दिया और 12 सवाल कर दिया। उसके बाद में आप एक टिक लगाते चलो सवाल के ऊपर कि ये सवाल अपन कर सकते हैं, ये सवाल अपन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते उस पर कर दीजिएगा। जो कर लिया उसके तो आप टिक लगाना ही है, जो नहीं, जिसको कर सकते हो उसके भी आप हल्का टिक लगा दीजिए, और आप समय को देखते हुए कि अपन इसको लास्ट में हल कर लेंगे, ठीक है। तो उस चीजों पर, जिन सवालों पर आपने टिक लगाया है, उन्हीं सवालों को जाकर आपको देखना है दोबारा। जब आप उनको देखोगे एवरेजन 10-11 सवाल आप वहां से वापस कर लोगे। तो 11 अगर आप सवाल करते हैं तो 11 और 12 अगर आप वापस सवाल करते हैं तो 12 से 24 सवाल आपके ये अटेम्प्ट हो जाते हैं, ठीक है। सीधे सीधे 1 घंटे के अंदर आप 24 सवाल अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो रही। इसके बाद में आपको 5 सवाल मैंने बताए वो तो आपके प्लस पॉइंट के है ही सही, क्योंकि उसको तो अपन को जोड़ना ही नहीं है। इसके बाद में आपको जो है, जो 5 सवाल या 6 सवाल 7 सवाल जो गद्यांश से पूछे जाते हैं उनको आप आराम से पढ़िए, गद्यांश में से आप आराम से उत्तर छांटिए और दीजिएगा। 5 सवाल आप वहां से कर सकते हैं। तो 5 और 5 10 सवाल तो यही हो गए और 24 सवाल ये हो गए, यानी कि आप लगभग कितने सवाल अटेम्प्ट कर दिए, आपने 34 सवाल अटेम्प्ट कर दिए। आप 34 सवाल अटेम्प्ट कर लिए, इसमें से गलती से मान लो 5 सवाल 3 सवाल भी गलत हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है।
फिर भी अपन बाहर नहीं जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छी रणनीति है, इस प्रकार से आप पेपर सोल्व करेंगे। अगर आप मेरा कहना मानते हैं तो इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो जैसा आपने अपनी रणनीति बना रखी है वैसा आप सोल्व कर सकते हैं। इसमें कोई दबाव और कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है, मेरी तरफ से कोई दबाव प्रेशर नहीं है। जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप पेपर सोल्व करिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो मेरे द्वारा तरीका बताया गया है वो आप अपना सकते हैं तो आप अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आप पर दबाव नहीं डाल रहा हूं कि आप लोग यही अटेंड करें और इसी प्रकार से करें, ऐसा कोई भी दबाव और प्रेशर आप लोगों पर है नहीं मेरी तरफ से, ठीक है। तो चलिएगा फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं 9 तारीख को लाइव, और उसके बाद में कुछ चीजें आपको बता के जाएंगे किस प्रकार से अपने आप को मेंटेनेंस बनाए रखनी है। और दूसरी बात, जिन विद्यार्थियों का एग्जाम सेंटर दूर है वो पहले ही निकल जाए, जिनके पास में साधन है। और तीसरी बात यह है कि कई विद्यार्थियों का सेंटर दूर आ जाता है, वो एक दिन पहले निकल जाते हैं, तो बेटा ऐसी गलती ना करें। रेलवे प्लेटफॉर्म पर या फिर बस स्टैंड पर या फिर कहीं पर ऐसी जगह पर ना सोएं या फिर ऐसी जगह पर ना रुके जहां पर आपको अपने आप का मतलब मेंटल डिस्टर्ब हो जाए आप लोग, ठीक है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपका दूर सेंटर आया है तो उसके बावजूद आप दूर जाते हैं तो पहले आप एक होटल रूम बुक कर लीजिए, वहां पर आपके आसपास सेंटर पर देख लीजिएगा, आपका सेंटर पहले देख लीजिएगा। एक कई बार स्कूलों का नाम भी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, यानी कि कहीं पर हाई सेकेंडरी होता है तो कहीं पर सेकेंडरी लगा हुआ होता है, तो उसमें भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉलेज के नाम में भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो विशेषकर वैसे बड़े बड़े सेंटर चूज किए गए हैं, उन्हीं पर आपका सेंटर आने वाला है, लेकिन विशेष इन बातों का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो चलिएगा, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे आप लोगों से 9 तारीख को जब आपका पेपर होगा, उससे पहले शाम को 9 बजे आप लोगों से मुलाकात करूंगा मैं रात्रि के समय में। और फिर आपको जो भी बातें होगी हॉल में किस प्रकार से अपने आपको मेंटेनेंस करना है, किस प्रकार से आपको कौन सी चीजें लेकर जानी है, उन पर भी हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो तब तक के लिए आप सभी से अनुमति चाहूंगा और आप सभी को दोबारा फिर बेस्ट ऑफ लक आपके परिवार की तरफ से, आपकी संस्थान की तरफ से। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।